नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है धर्मवीर फौजी। और हमारा दावा है कि नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि कई चुनाव लड़ चुके हैं और अक्सर समाज सेवा के काम काज में इनको देखा जाता है। उन्हीं से रूबरू करवाते हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे कि अब की बार जिस विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी है, नई पार्टी भी बना ली है। और पार्टी के बारे में बातचीत की जाए तो पार्टी नई जरूर है, लेकिन पूरे हरियाणा में एक तरह से इसका नाम घूमने लगा है, गूंजने लगा है। उस पार्टी का नाम भी जानेंगे और कौन कौन कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं धर्मवीर फौजी से। फौजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह की ये पार्टी है, क्या नाम आपने इसका रखा और क्या सोचकर पार्टी बनाई? सबसे पहले तो मैं श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। ये हमारी सैनिक कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ हमारे रिटायर साथी हैं, सब ने मिल करके इस पार्टी का निर्माण किया है। और सबसे कम उम्र के होने के नाते इसका पूरी जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है। तो सब कुछ आप ही देखेंगे और जो दूसरे साथी हैं उनको क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, सभी पद हमने बांट रखे हैं। और हमारे से सीनियर जो कर्नल हैं, मेजर हैं, उनकी उसी प्रकार से उनको जिम्मेवारी दी गई है। जैसे कि उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण से उनको थोड़ा कामकाज के तरीके के हिसाब से उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो पहले आप फौज में थे, अब अचानक से राजनीति में। कई बार ऐसा होता है कि फौजी के दिमाग में राजनीति जल्दी घुसती नहीं है, तो क्या सोच के राजनीति में आए? राजनीति में एक्चुअली क्या ना, हमारे पहले तो हमारे जो देश के सैनिक हैं उनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। अत्याचार पहले भी आपने देखा होगा, एक दाढ़ पतली के बारे में बता दिया गया, उसको टर्निमेट करके घर बिठा दिया एक फौजी भाई को। और दूसरा, जैसे कि हमारा कोई भी सही सैनिक शहीद हो जाता है, ना तो उसको पेंशन है ना कोई मुआवजा है, तो उनकी देश के हमारे जो सैनिक हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और जो समाज के जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे। तो हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने ज़िलों में आपकी जो टीम है, या जो विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और आप खुद किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बात तो हमारा पूरे हरियाणा के अंदर हमारे पूरी की पूरी टीम है। पहले हमारा ये था कि हम इलेक्शन ना लड़ें, परंतु लास्ट में आकर के मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया कि हम एक सीट पर चुनाव ज़रूर फाइट करेंगे ताकि हमारा कुछ प्रचार हो। तो वो जो सीट छाटी गई, वो क्या सोचकर छाटी गई? क्या वहाँ फौजी ज़्यादा हैं, रिटायर्ड फौजियों की अगर हम बात करें, और वो सीट कौन सी है? ये सोनीपत सीट है। यहाँ पे कहा जाता है कि पंजाबी सीट का तबका ज़्यादा है, और कहा जाता है कि भाई ये पंजाबी सीट है, पर हमारा सबका मानना यही है कि सीट पर सबसे ज़्यादा ऐसी समाज रहता है। लगभग 1,10,20,000 के लगभग वोटें ऐसी समाज की हैं, जिसमें 70,000 वोट अकेले दानक समाज की हैं, और मैं दानक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर देखा जाता है फौजी साहब कि इस कम्युनिटी में बातचीत करें या ऐसी समाज की, ओबीसी समाज की अगर हम बातचीत करते हैं, तो अक्सर इन्हीं के ऊपर, इन्हीं लोगों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, इन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, इन्हीं लोगों को शराब और कैश दिया जाता है। तो ये लोग बहकने वाले लोगों में शामिल क्यों हैं? क्यों अब तक शिक्षा जो है इनके लिए ज़रूरी नहीं हो पाई? क्यों ये सुधर नहीं पाए और राजनीति में अपनी भागीदारी साबित क्यों नहीं कर पाए? एक तो हमारे समाज जो है, ऐसी समाज शिक्षा से वंचित है। और फिर दूसरी बात है कि ये जो दबंग लोग होते हैं वो पैसा लोभ लालच दे करके, क्योंकि गरीब लोग होते हैं हमारे, और सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करते, 500-700 रुपये कमाने वाले लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा मेहनत ना हो, हमारे को 500 रुपये यहीं से मिल रहे हैं, हम यहीं से ले लें, तो उनको बैला फुसला लेते हैं। तो यही वो राजनीति कर लेते हैं इनके ऊपर कि ये जो हमारी ऐसी समाज की वोटें वहाँ चढ़ जाती हैं। परंतु अब की बार क्या हुआ है, जो हमारे समाज के मौजूदा जो व्यक्ति हैं, इस संडे को मैंने उनकी मीटिंग बुला रखी सभी की, और तो अब की बार इलेक्शन 2 या 3 तारीख को चेंज हो जाएगा। तो क्या लगता है अब की बार ये समाज जागरूक हो पाएगा? जागरूक होने का हमारा प्रयास यही है कि समाज एक नई अब की बार दिशा में जाएगा, और ये गिनती कराएगा हमारे समाज की जो वोटें हैं वो कितनी वोटें हैं। और हमारा मानना ये है कि जो मौजूदा जो व्यक्ति हैं, बड़े जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी यही निर्णय लिया है। अभी हमारी डिस्कस हुई थी कि अब की बार हम अपने वोटों की गिनती कराएंगे और हम बताएंगे कि हमारी वोट कितनी है। ये तो बिल्कुल सही निर्णय है आप लोगों का, लेकिन एक बात ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जीत दर्ज कराते हैं इस विधानसभा से, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? एक्चुअली क्या है, क्योंकि हम एक सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और रही दूसरी बात, बीजेपी को तो हम बिल्कुल भी समर्थन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ही हमारा नाश किया है। और अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी आती है, तो अगर वो सरकार बनाती है और हम चुनाव जीत जाते हैं, तो हमारी समाज की कुछ मांगे हैं, कुछ संगठन की मांगे हैं, अगर वो आधार पर उतरते हैं हमारी बातों पर, तो हम उनको समर्थन कर देंगे।
तो आप कांग्रेस को समर्थन करना चाहेंगे, तो इस पार्टी को कांग्रेस की बी टीम मान लिया जाए? नो नो नो, बी टीम नहीं है ये, तो एक सरकार बनने वाली बात होती है। अगर उन्होंने ज़रूरत है हमारी और सरकार बन रही है तो हम समर्थन दे देते हैं, अन्यथा हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे। हमारा अपना संगठन है, सैनिक कांग्रेस पार्टी का संगठन, हमारा खुद का संगठन, हम एल ही रहना पसंद करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले जेजेपी पार्टी बनाई गई, उसके विषय में भी ये कहा गया था कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे और खासकर भाजपा के गोद में जाके नहीं बैठेंगे, लेकिन किया गया। कहीं आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो विधायक के रूप में अगर चुने गए या आप चुने गए तो ऐसा तो नहीं होगा? भाई उनका परिवार जेल में था, अपने साथियों को, अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया है, हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका अपना स्टेप था, वो हमारा अपना स्टेप है, हमारा अपना संगठन है। जो हमारे साथी हैं, कुछ ऑन ड्यूटी हैं, कुछ रिटायरमेंट हो चुके हैं, और सभी बैठ कर निर्णय लेंगे। हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है, वो जो निर्णय लेगी वही फाइनल रहेगा। सर, जेल की आपने बात की, अभी कांग्रेस के जो नेता थे सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आए, तो ऐसी पार्टी को समर्थन देना चाहेंगे? ऐसा है जी, ईडी किसी पे भी लगा देते हैं। बीजेपी वाली एक ही रणनीति है बीजेपी की, कोई भी आगे बढ़ता दिखता है तो उस पर या तो ईडी बिठा दो उस पर, या किसी न किसी मामले में अभी केजरीवाल को देख लो, उसकी अपनी पार्टी है, उसको भी भीतर बिठा रखा था, सीएम होते हुए उसको भीतर गिर रखा है, और अभी बाहर आए हैं। अभी अब सुरेंद्र पवार भी जी भी कल लगभग बाहर आ गए हैं। तो मैं तो मानना यही है कि जनता जो कह रही है, मैंने तो जनता से सुनी है, अगर भाई ईडी का पूरा जो भी उनके ऊपर लगाया गया था पूरा स्थगित कर दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है। हमने धर्मवीर फौजी से बात की और काफ़ी सुलझे हुए इंसान लगे, और दबे कुचले जो लोग हैं, जो वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं उठाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। हो सकता है ये अपनी जिम्मेदारी में कामयाब रहें। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।